वेलकम टू अनुज स्टडी हब। दोस्तों, आज के इस सेशन से हम नंबर सिस्टम की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम नंबर सिस्टम एकदम बेसिक लेवल से पढ़ने वाले हैं, फिर धीरे धीरे हम हाई लेवल की तरफ भी पढ़ेंगे, हाई लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी हम इसका जो बेसिक है उसको हम अभी सीखेंगे। तो इसमें आपका बेसिक में क्या आता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, या फिर डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता होना चाहिए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम का एक पार्ट ही है, टाइप ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं के प्रकार आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पहली संख्या होती है वो क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं को अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं? जिन संख्याओं के द्वारा वस्तु की गणना की जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं के द्वारा वस्तु की गणना की जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी होती क्या हैं? आप जितने भी नंबर जानते हैं, कोई सा भी नंबर आप ले लीजिए, जो अंक हम लिखते हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिट तक होती हैं आपकी ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये। अब बात करें इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है आपका कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होती है। और अगर आपसे फिर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हम इसका निर्धारण नहीं कर सकते कि भैया सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। ठीक है, तो अब हम आगे की संख्या जो है उसको हम देखते हैं। सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स क्या होते हैं? सम संख्याएं वे सभी संख्या जो 2 से पूरी तरीके से कट जाए वो सम संख्या होती है। यहाँ पे मैंने परिभाषा लिखा हुआ है, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाज्य हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या होती क्या है? 2, 4, 6, 8, 10 उसे डॉट डॉट इन्फिनिट तक किया जाता है। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से कट जाएं वो सम संख्या होती है। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। तो सम संख्या में बस इतना ही है, आपको इतना याद रखना है कि सम संख्या होती क्या है। जो नंबर 2 से पूरी तरीके से कट जाए वो सभी सम संख्याएं होती हैं। अब बात करें हम विषम संख्याएं क्या होती हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः ना कटें यानी पूरी तरीके से विभाज्य ना हो वो सभी विषम संख्याएं होती हैं। तो विषम संख्याएं क्या क्या होती हैं आपकी? 1, 3, 5, 7, 9 और डॉट डॉट ऐसे इन्फिनिट तक। आपकी सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। बात करें अब 1 से हमारा यहाँ से कई तरीके का क्वेश्चन बनता है। वो क्या क्या बनेगा आपको एग्जाम में कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। पहला नंबर तो आपसे ये पूछा जाएगा, अभी मैंने बताया है प्राकृतिक संख्या में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 1 है। अब देखिए आगे इस पर किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक पूर्ण वर्ग सम संख्या कौन सी है। अब इस पर देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। सबसे छोटी प्राकृतिक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो कौन सी है आपकी? 1। और दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा, सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन है? वो ही 1 है। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का घन अगर हम करेंगे यानी 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। बात करते हैं अब अगली संख्या कौन सी है। अगली संख्या हमारी है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्या क्या है? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ से तो आपको ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा होगा कि ये है क्या।
तो मैं आपको इसको एकदम बेसिक से बताता हूँ कि हमारी जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 से डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, अगर हमारी संख्या 1 से ना स्टार्ट होकर अगर 0 से स्टार्ट होती है, हमारी संख्या 1 से ना स्टार्ट होकर अगर 0 से स्टार्ट होती है तो यही है पूर्ण संख्याएं। मतलब क्या है कि हमारी जो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो ये आपका 0 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। बात करें अब आगे हम, अगली जो संख्या है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर्स। पूर्णांक संख्याएं यहाँ पे देखिए शून्य सहित धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक संख्याओं का जो समूह बनता है उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसमें आपका पूर्णांक संख्या में कोई नंबर अगर निगेटिव में है या पॉजिटिव में है वो सभी नंबर्स इसमें आ जाते हैं। अभी यहाँ पे आप देखिए जैसे 3 2 1 0 1 2 3, तो ये सभी जो नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सभी आपके क्या है? ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। आगे आपकी आती हैं कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो स्वयं संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे मैंने मान लिया एक नंबर लिया 24 और दूसरा नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया 23। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो 24 है ये किन किन संख्याओं से कट सकता है? पहले तो आपका ये 24 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और लास्ट में 24 से। तो यहाँ पे देखिए ये 24 का जो संख्या है 24 को पूरी तरीके से काट देंगे, यहाँ पे काफ़ी संख्याएं हो जा रही हैं। लेकिन अगर कोई भी नंबर इस 1 और इस 24 को छोड़कर अगर किसी भी संख्या से ये कट जाता है पूरी तरीके से तो ये संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। तो अब ये जो 24 है हमारा ये भाज्य संख्या है। अब 23 की बात करते हैं। 23 जो है हमारा सिर्फ 1 से कटेगा और 23 से कटेगा और बाकी किसी अदर संख्या से ये नहीं कटेगा। तो 23 जो है ये भाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है हम आगे भी सीखेंगे। अभाज्य संख्याएं इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या आपकी होती क्या है? 2 3 5 7 11 13 बाकी ऐसे ही आगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या होती है? 2। सिर्फ 2 ही है ऐसी संख्या कि जो सम भी है और अभाज्य भी है। सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अब बात करें, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल थ्रू समझाया था कि 23 ये क्या है? ये एक अभाज्य संख्या है क्योंकि ये सिर्फ 1 और 23 के अलावा किसी दूसरी संख्या से पूरी तरीके से नहीं कटेगा। तो बात करें, सबसे ज़्यादा समस्या बच्चों को इसमें होती है कि हम ये चेक किस तरीके से करेंगे कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि उसमें हम किस तरीके से भाज्य और अभाज्य संख्याओं को पहचानेंगे। अगर मैं अभी इसमें बताऊंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर आप लोगों को भी दिक्कत होगा, इसको देखने में भी ज़्यादा समस्या होगा कि आप इतना इंटरेस्ट के साथ इसको नहीं पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो 10 से 15 मिनट का अलग से बना दूंगा जिसमें मैं पूरी तरीके से आपको एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से अगर कोई संख्या है तो हम ये पता कर लेंगे ये संख्या भाज्य है या फिर अभाज्य है। तो अभी अभाज्य संख्या में बस आप इतना जानिए कि 2 3 5 7 करके जितनी संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्या हैं।
अभाज्य संख्या क्या है? जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे, वो अभाज्य संख्या है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि 1 से लेकर 100 के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या होती है? 1 से लेकर 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 1 से लेकर 100 के बीच में जो आपकी कुल अभाज्य संख्या होती है वो होती है 25 होती है। कितनी होती है? 25। अगर बात करें यहाँ पे मतलब एक अंक की एक अंक की अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आपकी ये है 2। 2 अंक की अभाज्य संख्या कौन सी है सबसे छोटी? तो है आपकी 11। और बात करें अगर 3 अंक की पूछी जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो कौन सी है? तो आपकी 101। ये 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो अगली संख्या हम देखते हैं, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स हैं। अब ये बात करें ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? संख्याओं का वह युग्म जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि कोई नंबर अगर जैसे मान लीजिए हम 2 नंबर लेते हैं, उनका HCF यानी मासा जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो वो संख्याएं किस में आएंगी? सह अभाज्य संख्याएं में। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको 2 नंबर के थ्रू समझाता हूँ। एक मैंने नंबर लिया 12 9 और दूसरा नंबर लिया यहाँ पे मैंने 12 13। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो 12 और 9 का यहाँ पे अगर हम मासा देखेंगे यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना है? 3 है। तो ये आपकी सह अभाज्य संख्या नहीं है। और इसका अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं यानी HCF देखते हैं वो कितना है? आपका 1 होगा। तो ये सह अभाज्य संख्या है 12 13। और आगे हम देख लेते हैं 15 16 हो जाएगा। ये सभी आपकी सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं नॉर्मली बस आपको इतना याद रखना है कि उन 2 संख्याओं का अगर मासा 1 हो रहा है तो वो दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब आगे हम देखते हैं, पर अब बात करें परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? रेशनल नंबर्स इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। रेशनल नंबर्स वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाएं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पे आपका Q जो है वो डज नॉट जीरो यानी Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जो है आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब P/Q क्या है? जैसे कोई नंबर है 3/4, ये आपकी परिमेय संख्या है। 5 है, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। अब आप लोग कहेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि भैया ये P/Q के रूप में कहाँ लिखा हुआ है? ये जो है P/Q के रूप में कहाँ लिखा हुआ है? तो अगर कोई भी नॉर्मल अगर पूर्ण अंक लिखा हुआ है तो होता है 1 से डिवाइड होता है। तो ये देखिए 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। ये आपका P/Q के रूप में है। अब बात करें जैसे एक होता है अगर 22/7 है, 22/7 है तो ये पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। 22/7 ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर यहाँ पे पाई दिया हुआ है, सिर्फ पाई, तो ये पाई जो है परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। पाई का हम लोग मान तो अपनी तरीके से मान लिए हैं, अपनी सुविधा के लिए हमने पाई का मान 22/7 मान लिया है या फिर 3.14 मान लिया है। लेकिन अगर हम ये पूछा जाए कि पाई क्या है तो पाई ये परिमेय संख्या नहीं है, पाई जो है आपकी अपरिमेय संख्या है। और अगर हम इसमें देखें, हम P/Q के रूप में किसको किसको लिख सकते हैं? जैसे अगर हम 1 में 3 से भाग करते हैं, जैसे 1 में हम 3 से भाग करते हैं तो इसका जो भागफल प्राप्त होता है हमको वो 0.3333 ऐसे इन्फिनाइट तक यानी अनंत तक जाएगा। 3 ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं? ये जो 3 अंक हमारा जो 3 ये रिपीट कर रहा है, इसको हम यहाँ पे बार से दर्शाते हैं।
अगर किसी नंबर पे बार लगा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि ये संख्या बार बार रिपीट कर रही है। तो अब इस 0.3 बार जो लिखा हुआ है इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे, क्योंकि इसको हम 3/9 लिखेंगे और फिर अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/3 के ये बराबर में हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे कोई संख्या है 0.234, इस पे भी आपका बार लगा हुआ है, तो ये भी संख्या जो है ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है जैसे कोई संख्या है मान लो 0.54876, तो यहाँ पे इसका कोई एक सीरियल में चल ही नहीं रहा है नंबर। यहाँ पे कभी 5 हो रहा है, कभी 4 हो रहा है, कभी 8 हो रहा है, कभी 7 हो रहा है, कभी 6 हो रहा है। तो ये जो संख्या है ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है, ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। अब बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या क्या होती है। वे सभी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या में क्या आता है, जैसे आपका कोई सा भी सिंबल जैसे हो गया, ये आपका डॉलर हो गया, कॉपीराइट, पाई, अल्फ़ा, बीटा, कोई सा भी सिंबल होगा वो अपरिमेय संख्या होगी। कोई सा भी मान अगर करणी के अंदर यानी रूट के अंदर लिखा हुआ है तो वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। कोई सा भी अल्फ़ाबेट हो ABCD, मतलब कोई सा भी अल्फ़ाबेट हो वो आपका अपरिमेय संख्या होगी। हाँ, अगर करणी के अंदर कुछ मान दिया हुआ है और करणी से मान अगर वो बाहर निकल जा रहा है कि वो पूरी तरीके से उसका हम वर्गमूल निकाल ले रहे हैं, तब वो अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। इसके लिए मैं आपको एक नंबर समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने अभी यहाँ पे एक नंबर लिखा मैंने रोड 16, तो यहाँ पे मैंने आपसे ये कह दिया कि अगर आपसे पूछा जाए कि रूट 16 परिमेय है कि अपरिमेय, तो आप लोग ये ना कह देना कि सर ने तो बताया था कि रूट के अंदर जो भी मान होते हैं वो सब क्या कहते हैं कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये नहीं मैंने कहा है। अगर रूट के अंदर जो उसका अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो रूट से अगर उसका मान नहीं निकल पा रहा है तो वो फिर आपकी वो अपरिमेय संख्या होगी। पहले हम ये देखेंगे 16 को अगर हम सॉल्व करेंगे, इसका रूट निकालेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये 4 के बराबर होगा। तो 4 आपका क्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 4/1 लिख सकते हैं। अगर हम इसी नंबर को दूसरे तरीके से देखें, यहाँ पे मैंने मान लीजिए 8 ले लिया, मैंने यहाँ पे 8 ले लिया। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, रूट के अंदर 4√2, तो 2 अगर 4 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, और 2 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो ये कितना हो जाए 2√2। तो ये जो आपके नंबर है ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी अगर रूट के अंदर कोई भी मान है, उसको हम सॉल्व करने के बाद या उसको हम सरलीकरण कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद उसका जो अगर संख्या रूट से बाहर नहीं आ रही है तो वो आपकी संख्या क्या है, वो अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या आपको समझ में आ गई होगी। अगली संख्या पे हम बढ़ते हैं कि अगली संख्या हमारी कौन सी है। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर। इसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम परिमेय संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है आपकी, 0 होगी, 0, 1, 22/7, पाई, √3। ये देखिए यहाँ पे 0 जो है ये एक, ये भी आपका क्या है, ये परिमेय संख्या। 22/7 ये परिमेय संख्या है। पाई ये आपका अपरिमेय संख्या है। √3 ये आपका अपरिमेय संख्या है। 1/√2
ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। तो वास्तविक संख्याएं बस इतनी हैं कि जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप जो होगा वही क्या कहते हैं, उसको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। बात करें काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, यानी इमेजिनल नंबर्स क्या हैं, वे सभी संख्याएं जो वास्तविक नहीं हैं, वे सभी संख्याएं जो वास्तविक नहीं हैं वो सभी क्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है ±2i √-4। अच्छा, आप लोगों ने इंटर में मैथ में पढ़ा भी होगा, √-1 का मान क्या होता है, आयोडा के बराबर होता है ना, इसको हम आई मान लेते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं -1 × 4। तो 4 का हम वर्गमूल निकालेंगे 2 हो जाएगा, और इस -1 का √-1 का मान क्या होता है, आई के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये बाहर निकलेगा तो ये 2i हो जाएगा। ये जो नंबर्स हैं आई वगैरह, ये सब जितने भी नंबर हैं ये सभी आपकी काल्पनिक संख्याएं के अंतर्गत आते हैं। आगे अब हम जो अगली संख्या है वो क्या है उसको हम देखते हैं। अब बात करते हैं कि जातीय मान क्या होता है। जातीय मान यानी फेस वैल्यू। ये क्या होता है, किसी संख्या का जातीय मान उस अंक का अपना मान होता है। अब मान लीजिए मैं एक नंबर के थ्रू आपको इसको मैं समझाता हूँ। नंबर है 75 86 नहीं, डबल नंबर हो जाएगा 3। ये नंबर है। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि आप बताओ मुझे 8 का जातीय मान यानी 8 का फेस वैल्यू बताओ, तो अगर मैं जातीय मान पूछता हूँ या फेस वैल्यू पूछता हूँ इस नंबर का, तो जिस नंबर का मैं जातीय मान या फेस वैल्यू पूछूंगा तो आंसर हमारा वही होगा हमेशा। अगर मैं 8 का फेस वैल्यू यानी जातीय मान पूछ रहा हूँ तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपका जातीय मान होता है। जातीय मान मतलब जो संख्या पूछी जाए वही हमारा जातीय मान होता है। अब आगे एक होता है, ये जातीय मान होता है, एक होता है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू होता है। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे कोई नंबर है 79321, ये नंबर दिया हो। अगर मैं इसमें पूछ लूँ आपसे कि जो 3 का भैया आप बताओ मुझे इसका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग को पता ही होगा ये इकाई का के स्थान पे है, ये दहाई के स्थान पे, ये सैकड़े का स्थान पे है। यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो 7 है 7, इसके बाद ये 0 9, फिर इसके बाद 0, इसके बाद 3 0, फिर इसके बाद 2 0, फिर 1। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे 3, अगर मैं आपसे 3 का स्थानीय मान पूछूं या प्लेस वैल्यू पूछूं तो आपको क्या करना है कि 3 के दाहिनी तरफ जितने अंक हैं यहाँ पे हम 3 पहले लिखेंगे, उसके दाहिनी तरफ जितने अंक हैं उतना हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। ये आपका स्थानीय मान होता है। यहाँ पे देखिए 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 जो लिखा है वो सैकड़े के स्थान पे लिखा हुआ है। 3 जो है वो सैकड़े के स्थान पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये होगा। इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ अभी। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, नंबर दिया हुआ है आपका 47 98 04 4 नहीं 1, ये नंबर है। इसमें आपसे पूछा कि 9 का आपको बताना है स्थानीय मान क्या होगा, 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। हम क्या करेंगे, ये देखेंगे 9 के बाद कितने अंक हैं, तो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 3 0 हम यहाँ पे लगा देंगे। तो आपका जो 9 का स्थानीय मान निकलेगा वो 9000 होगा। इसी में अगर मैं आपसे पूछ लेता कि 9 का
जाति मान आप बताइए, तो 9 का जो जाति मान होगा आपका क्या हो जाएगा, वो 9 ही होगा। अगर मैं इसमें से एक तरीके से और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, वो क्या है, तो नंबर आपका ये है 87 26 0। इसमें आपको बताना है कि 7 का आपको स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताना है। तो 7 का इसका जो स्थानीय मान होगा वो क्या हो जाएगा आपका 7000, और 7 का आपका जातीय मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ देंगे 7007। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल का जो हमारा टॉपिक होगा, कल हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता का नियम हम पढ़ेंगे, जो कि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। उससे हम किसी भी नंबर को आसानी से ये पता कर सकते हैं कि ये नंबर किस संख्या से पूरी तरीके से कट जाएगा। आगे हम बड़े बड़े कैलकुलेशन जब सॉल्व करते हैं, कोई भी नंबर हम देखते हैं तो देखकर हम ये पता कर लें कि ये नंबर किस संख्या से पूरी तरीके से कट जाएगा, ताकि हमें नंबर को सिंप्लीफाई करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो कल हम जो सीखेंगे वो हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।